नमस्कार। लो जी, हम फिर से आ गए। मुद्दा बड़ा हॉट है। महाराष्ट्र की राजनीति की सरगर्मियाँ जोरों से चल रही है। 3 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में उठापुचक चल रही है। महाराष्ट्र के नेताओं की बात करें तो अलग तरह के बयानबाजी, खरीद फरोख्त का भी नाम आ रहा है कि कुछ विधायक कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमारा अपहरण किया गया है। वहीं अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी की बात करें तो वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी खबरें भी आई थी, विजुअल भी आ रहे हैं कि वो सीएम आवास से अपना झोला पैक करके वहाँ से निकल गए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह सैनी भारती। सैनी साहब, कैसे देखते हो महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठापटक हो रही है? देखिए, राजनीति की उठापटक की अगर मैं बात करूँ, आपने बोला कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा हो जी। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे देश के पत्रकार पूरे देश की राजनीति का स्तर तो ऊंचा देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति का स्तर गिरता हुआ देख रहे हैं। आज पूरे देश की राजनीति जिस निचले स्तर पर आ चुकी है, गिरने की नई बुलंदियां छू रही है देश की राजनीति। कैसे? आप देख रहे हैं क्या नहीं हो रहा है। राजनीति जो आज देश में मर्डर हो रहे हैं, जो दंगे हो रहे हैं, जो तरह तरह के उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, अग्निपथ जैसी स्कीम लाई जा रही है, ये राजनीति में राजनेताओं के विफल होने का नतीजा है जो आज देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और रही बात महाराष्ट्र की, आपने बोला कि उद्धव ठाकरे जी जो है वो झोला पैक करके चले गए हैं जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही समय है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं लड़ सकते हैं उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। केवल जो मुख्यमंत्री आवास है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और भी जितने लोग राजनीति में भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं और सही मायने में वो देश का विकास चाहते हैं, देश को एक अच्छा विकल्प मिले, तो वो आज देश की राजनीति से संन्यास। कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि पालघर में तो साधुओं की हत्या हुई थी, उसका श्राप लग गया उद्धव ठाकरे। देखिए, ये जो चीज़ें बनाई जाती हैं कि श्राप लग गया या ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, या कुछ गंजे खुद को चाणक्य के नाम से पुकारते हैं। कुछ गंजे कौन? आप समझदार हैं जो कहते हैं कि गंजा होने का मतलब ही चाणक्य होता है। खरीद फरोख्त करने वाले को दलाल बोला जाता है, वो चाणक्य नहीं होता है। अच्छा। चाणक्य बनना एक बहुत ऊंचा है। वो जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं, आप बताइए, देश के गृह मंत्री क्या खरीद फरोख्त में लिप्त नहीं है? क्या खरीद फरोख्त कर दी? नेताओं की खरीद फरोख्त, एमएलए की खरीद फरोख्त। कि हमारे इससे कोई लेना देना ही नहीं है। भाई देखिए, अभी जब तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन जाती है, तब तक आप और मैं कैसे साबित करेंगे कि उनका कुछ लेना देना है? ये तो लेना देना तभी साबित होगा जब महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है राजनीति में, वो सही हो रहा है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि अब आने वाले समय के अंदर ये जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत सही हो रही हैं, क्योंकि देश को एक नए विकल्प की ज़रूरत है। और वो विकल्प देशभक्तों का विकल्प चाहिए, एक मजबूत विकल्प चाहिए, एक ठोस विकल्प चाहिए, जो इन गुंडे नेताओं के, जो नेता आज के देश के अंदर जो नेता हैं, जो गुंडे सत्ता के अंदर पहुंच गए हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए। गुंडे हैं आपके देश के नेताओं को गुंडे कह रहे हैं, जिनको जनता चुनती है। 130 करोड़ जनता ने चुन के नुमाइंदे बैठाए, उनको आप गुंडे कह रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि 130 करोड़ लोगों ने उन्हें चुना। आप वोटिंग का आंकड़ा निकाल कर देखिए, 130 करोड़ लोगों ने वोट नहीं डाला है। ये केवल सत्ता में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम के साथ में आप कुछ भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप वोटों का तुष्टीकरण भी कर सकते हैं, वोटों को प्रभावित भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से 40 करोड़ लोग, 50 करोड़ लोग अगर वोट डालते हैं तो 140 करोड़ लोगों पर राज भी किया जा सकता है। तो यही प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई, जिसके थ्रू आज जनता को शोषित होना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता कि कंगना रनौत ने एक भविष्यवाणी की थी जब उनके घर का छज्जा टूटा था? आज मेरे घर का छज्जा टूटा है, कल तुम्हारी सत्ता आ गई। देखिए, ये जो चीज़ें कहने की बातें हैं, इन चीज़ों से हम सहमति नहीं रखते हैं। कंगना रनौत एक बहुत छोटी सोच वाली महिला है। अच्छा। उनकी जो सोच है, बॉलीवुड अभिनेत्री, आप छोटी सोच महिला के लिए इस प्रकार? देखिए, मैं महिला के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उस सोच को छोटा कह रहा हूँ। महिलाओं के प्रति जितना सम्मान हम करते हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। हम ऑलरेडी जो हमारे साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको हम 50% प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो महिला टीम काम कर रही है, हम उनको एम्पावर करने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी घटिया सोच जो ये कह दे कि देश की आज़ादी भी जो थी 99 साल की लीज पे मिली थी, ऐसी सोच अगर किसी की होगी तो उस सोच को तो घटिया कहा ही जाना चाहिए। उस सोच को आप बढ़िया कैसे कह सकते हैं? किस बेस पे कह सकते हैं?
मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कर रहा, आप है ना बुरा गंदी सोच। देखिए हमने तो जो सोच घटिया थी उसको घटिया बोला ना। अब अक्षय कुमार अगर प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेने जाते हैं और वहाँ जाकर देश के युवा की बात ना उठाकर, रोजगार की बात ना उठाकर, बाकी सब चीज़ें छोड़कर ये पूछते हैं कि आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, तो ये उनका मानसिक स्तर है। देखिए तरीका है तो देश के प्रति पूछेंगे ना। आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, इससे देश के गरीब आदमी की थाली में क्या खाना पहुंचेगा या गरीब आदमी के घर परिवार को क्या रोजगार मिलेगा? तो समस्या ये है कि वो लोग जो पूरे प्लान्ड तरीके से किए जाते हैं, वो लोग अपने मानसिक स्तर का प्रदर्शन वहां पर करते हैं और इस तरीके की चीजों में जनता को उलझाया जाता है। सैनी साहब, किसी भी राज्य की सरकार की हम बात करें, खरीद फरोख्त के आरोप लगते रहते हैं, जैसे राजस्थान में भी लगे थे, महाराष्ट्र में भी लगे हुए। कि नेता लोग हैं 3 साल राज करने के बाद लास्ट के 2 साल में ही क्यों खरीद फरोख्त? देखिए ऐसा नहीं है, ये खरीद फरोख्त कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो समस्या है वो आपको समझने की ज़रूरत है। उसमें क्या है, ये खरीद फरोख्त करी क्यों जाती है? ये लोग सत्ता में बने रहने का जो लालच है ना, उसके पूर्ति के लिए ऐसा काम करते हैं। ये इनको किसी जनता से मतलब नहीं है, गरीब की रोटी से मतलब नहीं है, रोजगार से मतलब नहीं है, किसानों से मतलब नहीं है, किसी कर्मचारी से, सरकारी कंपनी के जिन लोगों को बेचा, ट्रेनों को बेचा जा रहा है रेलवे से या एयर इंडिया को बेचा गया उसको, या पेट्रोलियम कंपनियों को, उन लोगों के रोजगार से इनको संबंध नहीं है। इनको केवल और केवल सत्ता में पहुंचकर, शीर्ष पर पहुंचकर उन सुविधाओं की लग्जरी को एंजॉय करना है। वो नेता जो 1000 रुपए की A1 साइकिल या एटलस साइकिल पे घूमता था, आज 4 करोड़ रुपए की गाड़ी में घूम रहा है। ये सवाल जनता को पूछना होगा। वो बात आपकी ठीक है, मेरा सवाल ये था कि लास्ट की 1.5 से 2 साल के बीच में ही ये खरीद फरोख्त के आरोप क्यों रखते, पहले क्यों नहीं? देखिए आरोप जो, हाँ, पहली बात तो ये कि वो सत्ता का सुख भोग चुके होते हैं। उसके बाद में जब 2 साल रह गए हैं तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप अपनी वैल्यू को इनकैश कर सकते हैं। तो जो वो नेता बिक जाते हैं रातों रात, वो लोग करोड़ों रुपए के अंदर बिकते हैं। अब वो जो करोड़ों रुपए के अंदर डील होती है, एक तरफ सेना को देने के लिए पेंशन नहीं बची है, सेना को रेगुलर आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं उनको आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और एक तरफ आप नेताओं को मल्टीपल पेंशन दे रहे हैं और करोड़ों रुपए के अंदर नेताओं की खरीद फरोख्त हो रही है। मतलब आप देखिए जो दो मुँहा सांप, भारतीय जनता पार्टी 2 मुँहा सांप है। अच्छा। जो दोनों तरफ से डसने का काम है। सरकार है। देखिए राष्ट्रवादी सरकार जो जनता को अगर वो डस रही है, गरीबों को डस रही है, मजदूरों को डस रही है, तो ये तो वो जनता तय करेगी जिसको डसा जा रहा है कि राष्ट्रवादी सरकार है या गद्दारों की सरकार है। महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे सरकार चली हुई है, उसके राज को आप सही मानते हैं, सही है या सही गलत है? देखिए सरकार कोई भी हो, अगर वो जनता के हित में काम कर रही है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन जो भी सरकार देश की जनता को तोड़ने का प्रयास कर रही हो, सत्ता को जबरदस्ती हथिया कर रखने का प्रयास कर रही हो, वो सरकार जो है उसको किसी भी हाल के अंदर हमें खिलाफत करनी चाहिए। ठाकरे का राज किस प्रकार देखते हैं? देखिए उद्धव ठाकरे की बात, एक आप उद्धव ठाकरे को लेकर पूछ रहे हैं, देश के अंदर और भी बहुत राज्य है जहाँ पर ज्यादा वहीं चली हुई है ना? नहीं, आज चल रही है ना, तो आज की ही तो बात, लेकिन नहीं, आज की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले दिल्ली के अंदर भी अटेम्प्ट हो चुका है अरविंद केजरीवाल के साथ। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के साथ में जब बंगाल इलेक्शन हुआ था तो भी अटेम्प्ट हुआ था, मुकुल रॉय चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये अटेम्प्ट एक पार्टी जो परमानेंट कर रही है, किस बल पे? धन के बल पे, बाहुबल पे, इन चीज़ों के बल पे जो प्रयास कर रही है, वो शायद ये भूल गए हैं कि कभी एक समय था जब इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा बोला जाता था। जब वो नहीं रही तो तुम भी सत्ता में नहीं रहोगे और तब तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये सोचना जरूरी है। अब विधायकों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमारा अपहरण कर लिया गया है। किसी की भी पार्टी की सरकार हो, जहाँ विधायकों का अपहरण हो जाता है तो आम जनता का क्या हाल होगा? संभव नहीं है, मुझे लगता है, निजी तौर पर मुझे लगता है कि संभव नहीं है कि किसी एमएलए का अपहरण कर लिया जाए। ऐसा प्रयास कोई भी नहीं कर पाएगा और ऐसा संभव भी नहीं है। आप एमएलए के घर पे जाकर तो देखिए, आप जहाँ रहते होंगे या जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर वो एमएलए के अपने एमएलए के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ से उस अपहरण करना तो दूर, एमएलए को मिल पाना भी संभव नहीं होता आज के समय के अंदर। तो किसी प्रकार से देखिए वो देखिए, जब कोई व्यक्ति अपमानित हो जाता है, जब उसकी पोल पट्टी खुल जाती है, जब उसके बिकने की एक चीज़ पब्लिकली खुल जाती है, तो वो अपने बचाव में कुछ तो कहेगी, कुछ ना कुछ उटपटांग बयान तो देगा ना। तो ये बयान वो जो आ रहे हैं वो उटपटांग बयान है, मैं इनको ऐसा मानता हूं। लास्ट में संजय राउत ने जो बयान दिया है कि हम सड़कों पे भी लड़ सकते हैं, इन धमकियों को किस प्रकार देखते हैं? देखिए मुझे ये नहीं लगता कि आप भारतीय जनता पार्टी से सड़क पे लड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुंडागर्दी के ऊपर बागी विधायक थे उनको कहा उन्होंने। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो लोग
जो बागी विधायक थे, अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं या उसके विरोध में हैं, सरकार से लड़ने के लिए आपको गांधी का मार्ग ही चुनना होगा। जो आंदोलन है, अनशन है, सत्याग्रह का मार्ग है। अगर आप ये सोचते हैं कि इस सरकार से उद्धव ठाकरे ने अपनी हार मान ली, इसीलिए सीएम आवास खाली कर दिया। मैंने आपको बोला पहले कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते हैं, सही समय है उनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए।